केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 28% महंगाई भत्ता। 12,000 नए आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी खोले जाएंगे। देश में अब तक 38 करोड़ से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन। रायपुर में कोरोना जांच बाधित करने वालों पर होगी एफआईआर। एसईसीएल लगाएगा 40 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट। पर्यावरण प्रदूषण से मिलेगी राहत। और यात्रियों को बड़ी राहत, 15 दिनों से चल रही बस संचालकों की हड़ताल समाप्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। साथ ही देश में 12,000 नए आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। मंत्रिमंडल में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। इससे देश भर के 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनरों को लाभ होगा। केंद्र सरकार का ये फैसला 1 जुलाई से ही लागू हो जाएगा। इसके लिए सरकार 34,401 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ इसकी बहाली करने पर निर्णय किया गया है और इसकी दरें भी जो थी उसमें भी अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अब डीए की दर जो पहले 17% थी उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है। यानी कि डीए की दर 17% से बढ़ाकर 28% हो जाएगी। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। श्री ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार ने टेक्सटाइल क्षेत्र में एक अहम स्कीम को जारी रखने का फैसला लिया है। इससे प्रोडक्ट निर्यात करने में लाभ मिलेगा। ये स्कीम 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। श्री ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय आयुष मिशन की वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया। इसमें कुल 4,607 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत देश भर में 12,000 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा 6 आयुष कॉलेज, 12 पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। के अंतर्गत 12,000 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे, देश भर में किए जाएंगे और 6 आयुष कॉलेज खोले जाएंगे, 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बनेंगे, 10 अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा, 36 नए 50 बेड के और 30 बेड के और 10 बेड के आयुष अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा और 101 जो हाल में चल रहे एग्जिस्टिंग 50 बेड हॉस्पिटल्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, आधारभूत ढांचे को भी अपग्रेड करने का निर्णय किया गया है। 43 आयुष अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा और साथ ही साथ 152 आयुष डिस्पेंसरीज को अपग्रेडेशन का निर्णय भी किया गया है। कैबिनेट में स्वास्थ्य, कृषि और शिपिंग पर कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 38 करोड़ 76 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 37 लाख 14 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 41,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 97.28% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 1 लाख से अधिक लोग
कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,29,946 है। इधर छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 9,85,565 पहुंच गई है, जिसमें से 9,80,943 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या 4,150 रह गई है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर कोरोना बचाव के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ में कोविड-19 से बचाव के लिए किए गए कार्यों के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की। वहीं दूसरी ओर रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने कोविड पॉजिटिव व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कोविड की जांच कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। इसके लिए उन्होंने रायपुर पुलिस अधीक्षक को नायब तहसीलदार के साथ एक पुलिस अधिकारी की ड्यूटी लगाने के लिए भी कहा है। कोल इंडिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी एसईसीएल सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी उच्च निवेश करने जा रही है। कंपनी द्वारा 40 मेगावाट का ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। उक्त सौर ऊर्जा प्लांट एसईसीएल के भटगांव व विश्रामपुर क्षेत्र की चिन्हित भूमि पर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए एसईसीएल मुख्यालय के न्यू टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा कोल लिग्नाइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड को लेटर और अवार्ड जारी कर दिया गया है। एसईसीएल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सनीश चंद्रा ने बताया कि इस परियोजना के शुरू हो जाने पर विश्रामपुर एवं भटगांव क्षेत्र की वर्तमान ऊर्जा खपत का लगभग आधा हिस्सा सौर ऊर्जा से पूरा हो जाएगा। कोल इंडिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी एसईसीएल अब सौर ऊर्जा की दिशा में भी अपने कदम बढ़ा रही है। कंपनी ने अपने विश्रामपुर एवं भटगांव क्षेत्र में चिन्हित भूमि पर 40 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का निश्चय किया है। इस परियोजना में लगभग 148.60 करोड़ रुपए की लागत आएगी तथा यह जो काम है वह कोल इंडिया लिमिटेड तथा निगवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के ज्वाइंट वेंचर कोल लिग्नाइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड के जरिए संपन्न होगा। यदि हम ग्रीन ऊर्जा के हिसाब से, ग्रीन एनर्जी के हिसाब से देखें तो 60 किलो टन यानी 60,000 टन जो है कार्बन उत्सर्जन, इससे कमी आएगी। आप जानते हैं कि हमारा देश कमिटमेंट कर चुका है कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो यह जो हमारी कंपनी का कदम होगा वो उस प्रयास को बल प्रदान करेगा। बताया गया है कि इस परियोजना पर 148 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होंगे तथा इसके बन जाने के बाद क्षेत्र में प्रदूषण भी कम होगा। केंद्र सरकार के वृक्षारोपण अभियान में सुरक्षा बल भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ के जवान नक्सल प्रभावित जिलों में सीआरपीएफ शौर्य वन को विकसित करेंगे। साथ ही वहां पर शहीदों के नाम पर पौधे भी लगाएंगे। सीआरपीएफ के डीआईजी बलराम बेहरा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ 49 बटालियन द्वारा इस साल 2,40,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से अब तक 50% वृक्षारोपण किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में उसमें से जबकि लक्ष्य 1,22,500 था, हमारी सीआरपीएफ ने लगाया है 1,54,482। 2021 में हमारी लक्ष्य है, सारे केंद्रीय पुलिस बल का लक्ष्य है 1 करोड़ पौधे लगाने के लिए। उसमें से छत्तीसगढ़ में 2,40,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जहाँ जहाँ हमारी हमारे जवान शहीद हुए हैं, शहीदों के नाम पे हमने एक एक भाटिका लगाने के लिए, वन बनाने के लिए या एक गार्डन बनाने के लिए हमें आदेश मिली हुई है और हमारी फोर्स उसके लिए तैयार कर रहे हैं। कुछ जगह में लग चुकी है, कुछ जगह में लगने का बाकी है। बताया गया है कि पिछले साल सीआरपीएफ द्वारा 1,22,000 के लक्ष्य से अधिक 1,54,000 वृक्षारोपण किया गया था।
गर्भवती माताओं को जागरूक करने तथा उनकी उचित देखभाल के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गई है, जिसका लाभ दुर्ग जिले के अहिरवारा क्षेत्र की महिलाएं बड़ी संख्या में उठा रही हैं। साल 2017 से संचालित इस योजना के तहत गर्भवती माताओं को 5,000 रुपए देने का प्रावधान है, ताकि गर्भावस्था के दौरान इलाज अथवा खानपान में होने वाले घर खर्चों में इसका इस्तेमाल किया जा सके। ये राशि 3 किश्तों में महिलाओं को दी जाती है। एकीकृत महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी लता चावड़ा ने बताया कि गरीब महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक मदद करने के साथ संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के मकसद से इस योजना की शुरुआत की गई है, ताकि जच्चा बच्चा की उचित देखभाल की जा सके। उन्होंने बताया कि 161 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से करीब 3,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो केंद्र सरकार की योजना है, इसका लाभ जो है हमारे यहाँ एकीकृत बाल विकास परियोजना अहिरवारा में 161 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जहाँ पे लगभग 4,000 के हमने फॉर्म अभी तक भरे हैं और 3,000 लोगों को जो है हितग्राहियों को इसकी राशि प्राप्त हुई। ये राशि जो है 3 किस्त में दी जाती है। पहला किस्त 1,000 का, दूसरा किस्त 2,000 का और तीसरा किस्त जो है 3,000 का है। ये प्रथम गर्भावस्था के समय से लेके और प्रसव होने के पश्चात बच्चे का जो है डिलीवरी होने के पश्चात जो बच्चे का जो पहला टीका लगता है 1.5 महीने के अंतराल में, उस टीके के बाद जो है तीसरी राशि हितग्राही के खाते में जमा की जाती है। इस योजना का लाभ ले रही महिलाओं ने बताया कि इस योजना से उन्हें आर्थिक रूप से काफी मदद मिल रही है। मेरा नाम नगीना पटेल है। मैं पहले गर्भवती हुआ तो आंगनबाड़ी वाले मैडम बताया कि प्रधानमंत्री मातृ योजना वाले के बारे में। फिर पहले किस्त 1,000 आया, दूसरे किस्त 2,000 और तीसरे किस्त 3,000। उससे मेरे सारे जरूरत पूरे हुए और जो जो खर्चा है मैं सब उसी से किया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है जो बहुत अच्छा योजना है। इसमें जो मैं पहले गर्भवती हुआ तो पहला किस्त 1,000 आया जो 1 से 3 माह तक था, और दूसरा किस्त जो 6 से 9 माह तक था, और तीसरा किस्त आया जो क्या बोलते हैं 9 से बच्चे के 1.5 महीने तक था। उल्लेखनीय है कि ये योजना गर्भवती माताओं के साथ ही गर्भ में पल रहे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो रही है। लगभग 15 दिनों से राज्य में ठप पड़ी यात्री परिवहन सेवा आज से फिर शुरू हो गई। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने यातायात महासंघ के पदाधिकारियों को उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन देने के बाद इसकी घोषणा की। बस किराए में वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर यातायात महासंघ ने प्रदेश की सभी 12,000 यात्री बसों के पहिए जाम कर दिए थे। बसों का संचालन बंद होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के पदाधिकारियों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई। यातायात महासंघ ने जो मांगे प्रस्तुत की थीं, उन पर राज्य सरकार की ओर से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्णय लिया गया। ट्रांसपोर्ट यूनियन के सारे पदाधिकारी, अध्यक्ष जी, बाकी के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। तो राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि आप संचालन प्रारंभ करें और आपकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। अब इसमें बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि राज्य सरकार पर भरोसा करते हुए और इन्होंने अपने जो इनका जो स्ट्राइक था, लगातार संचालन ये बंद जो करने की बात कर रहे थे, उसको इन्होंने अपने आह्वान को वापस ले लिया है और कल से बसों का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। यातायात महासंघ ने भी लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए बसों के परिवहन की सहर्ष सहमति दी है। इस अवसर पर यातायात महासंघ के अध्यक्ष सैयद अनवर अली, संयोजक नरेंद्र पाल सिंह, कदीर अहमद, शकीर अहमद, चंपालाल साहू आदि मौजूद थे।
प्रादेशिक समाचार एकांश दूरदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में स्ट्रिंगर की नियुक्ति के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। चुने गए स्ट्रिंगरों की नियुक्ति 2 वर्ष के अनुबंध के आधार पर की जाएगी। एक आवेदक एक ही जिले से आवेदन कर सकता है। आवेदकों को इस बात का स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि वे किस जिले से स्ट्रिंगर बनना चाहते हैं। आवेदक के पास स्वयं का डिजिटल कैमरा होना चाहिए। उच्च कोटि के कैमरा रखने वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। आवेदक को कैमरा चलाने में दक्ष होने के साथ साथ समाचार संकलन और पत्रकारिता का पर्याप्त अनुभव भी होना चाहिए। आवेदन के साथ 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट डीडीओ दूरदर्शन केंद्र रायपुर के नाम से जमा करना अनिवार्य है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र दूरदर्शन केंद्र के समाचार एकांश में पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट से प्राप्त होने की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2021 है। विस्तृत जानकारी आप प्रसार भारती के वेबसाइट prasarbharati.gov.in से ले सकते हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।